अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज, जबकि सेनेट का इजलास बुध से शुरू हो रहा है, जिसमें दोहरी शहरियत और एहतसाब बिल के अलावा कराची में जो नई हल्का बंदियों का मामला है और कालाबाग डैम की तामीर से मुतालिक अदालती जो फैसले हैं, इस पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान है। हम आज लेकिन बात करेंगे एहतसाब बिल की, जो कि कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है, लेकिन ओपोजिशन ने हुकूमत के एहतसाब बिल की भरपूर मुखालिफत का ऐलान कर रखा है। हम ये बात करेंगे कि हुकूमत आखिर किस हद तक कामयाब होगी इस बिल को ऐवान से पास कराने में। हमारा जो आज का सवाल है, सवाल भी हमारा आज का इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि एहतसाब बिल तो शायद पेश हो जाए और पास भी हो जाए, लेकिन क्या किसी बदउनवान का वाकई एहतसाब भी हो सकेगा? क्या यह मुमकिन है कि किसी का एहतसाब किया जा सके? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए और SMS कीजिए। इसके अलावा साथ ही हम बात करेंगे रोजनामा दुनिया की एक और कामयाबी का। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और कराची के बाद अब गुजरांवाला में भी रोजनामा दुनिया ने बाकायदा अशात का आगाज कर दिया है। क्या माहौल है? कारीन रीडर्स जो है वो किस तरह से इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, किस तरह जश्न मनाया जा रहा है, वहां पर अपने नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले समी साहब से पूछते हैं। जी समी साहब। शाजिया, मैं अपनी स्टोरी का जो मैंने खबरें चुनी है उनका आगाज़ में जो आपने बताया, रोजनामा दुनिया ने अपनी शाद का आगाज़ किया। आज दुनिया ने वहाँ पर काई साहब जो स्टोरी, जो मेन स्टोरी है ना, वो है आशिक फिरदौस अवान साहबा के मुतल्लिक। उनके हल्के में 12 बसें इसलिए ख़रीदी गई थी कि उससे जो ख़वातीन हैं उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। बड़ा शहर का चक्कर भी लगाया गया जब वो बसें आई थी, लेकिन अब जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो तमाम अमला फारिग कर दिया गया है। वो बसेज़ उन्होंने एक जगह पार्क करवा दी हैं और गालिबन जब उनकी इंतखाबी कैंपेन शुरू होगी तो उसमें उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो जो रकम ली गई थी गरीब ख़वातीन को सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट की, वो अब आशिक फिरदौस अवान साहबा उनके अपने इस्तेमाल में है सारा कुछ, और वही इसको आगे चल कर देखेगी कि क्या उसका उन्होंने फैसला करना है। तो आज ये रोज़नामा दुनिया ने एक स्टोरी जो लगाई है, बड़ी मेन हमारी वहाँ पर ये स्टोरी है। दूसरा शाजिया मैं जिक्र करूँगा अफ़गान मफाहमती अमल का। एक तरफ तो मंगल और बुध को अंकरा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हामिद करज़ई साहब, सदर ज़रदारी और तुर्की के रहनुमा शरीक होंगे। मफाहमती अमल के लिए नई राहें तलाश की जाएंगी। तो दूसरी तरफ 20 से 22 तक पेरिस में भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुतहारिब ग्रुप हैं वो आपस में गुफ्तगू करेंगे। तो आज इस सारे जो मफाहमती अमल है इस पर ज़रा नज़र डालेंगे कि अब पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं और क्या आगे चलकर ये मामला हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो PTI अवाम राब्ता मुहिम का इस हफ्ते आगाज़ कर रही है, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने जो ज़िमनी इंतखाबात में फ़तह हासिल की है उसके आज जश्न मनाया जा रहा है। और मियाँ साहब ने यह कहा है कि बिल्कुल हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे इन इंतखाबात में। और फिर जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी और काफ लीग के इत्तेहाद का भी। दोनों जमातों में बहस चल रही है कि किस तरह कोई इंतखाबी निशान चुना जाए, क्योंकि काफ लीग का ये कहना है कि वो तीर पर इंतखाब नहीं लड़ेंगे। एक और फिगर बड़ा काई साहब आया सामने कि नवंबर के महीने में डीजल, पेट्रोल और फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल में कमी हुई है, जिसकी वजह से इसको आगे तफसील आगे बताऊंगा कि किस तरह कमी हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि गालिबन इससे जो हमारी वो एक इकोनॉमिक वो ग्रोथ की बात है ना, उस पर असर पड़ेगा। ग्रोथ जो है वो हमारी कम हुई है, इसका जिक्र करेंगे कि क्या इसका इससे है। और फिर एक शादिया T20 कल फाइनल था पाकिस्तान में, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हुआ। मैं भी मैच देखने गया। टेलीविज़न पर वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था सारा मंजरनामा, लेकिन जब वहाँ पर मैं पहुँचा अपने बच्चों के साथ तो आज नाज़रीन को बताएंगे कि स्टेडियम में वो जो हज़ारों लोग आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने मैच किन हालात में देखा, क्या उनकी वहाँ पर उनके क्या मुश्किलात थी, इस पर मैं आज नजर डालूंगा। काई साहब मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँ, तो फिर काई साहब से खबरें लूँ। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। काई साहब की खबरें रहती है। जी काई साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? शाजिया, ये ह्यूमन राइट्स का भी दिन, जब से हमने दिन मनाने शुरू किए हैं ह्यूमन राइट्स गायब होते चले जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। दो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, हेल्ड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने एक बड़ी ही आई ओपनिंग किस्म की
रिपोर्ट्स दी हैं जिसमें उन्होंने अलेज किया है कुछ आर्मी जनरल्स को भी 500 लोगों पे उन्होंने, जिसमें आर्मी जनरल्स हैं, कैप्टन हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, और फिर आपको याद होगा हम खबर कर चुके हैं 6000 अनमार्क्ड ग्रेव्स वहाँ से मिली थी और उसका उन्होंने खुदाई करने की इजाज़त नहीं दी थी। तो वहाँ जो मजालिम हो रहे हैं दुनिया बिल्कुल चश्मपोशी रखती है और हमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखती है। तो ये क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के आजकल शोर हुआ है, इस पर बात करेंगे और फिर वापस आएंगे जैकबाबाद के सैलाब ज़दगान 2010 से वहीं बैठे हैं। उसके बाद भी जो सैलाब आया तो उसमें बताया ये जा रहा है कि बाज़, और एक खबर मैं देख रहा था कि जो लैंडलॉर्ड है वो अब उनसे फ्लड विक्टिम्स या मुजाहरे जो हैं या जिन्हें हारी आप कहते हैं उनसे पैसे मांग रहा है कि जो हमने खर्च किए थे फसलों पे, अब फसलें तो बर्बाद होगी। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात यह कि हुकूमत की तरफ से वहाँ कुछ नहीं आया। एक NGO सेव द चिल्ड्रन जो है वहाँ पे लोगों को राशन दे रही है और लोग क्यू में, 5000 लोग वहाँ बैठे हुए हैं मुख्तलिफ टेंट्स में, और बीमारियाँ भी हैं वहाँ पे गंदा पानी पीने की वजह से। और मज़ीद जो एक ख़राबी हो रही है वो ये कि पानी चूंकि अभी तक नहीं हटाया जा चुका, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अब अगली फसल भी वो बोने से कासिर रहेंगे। तो ये है हमारी सूरत हाल। और फिर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट शादी हमारे हवाले से छपी है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन क्रैप्स कर गई है, और उसमें जो आलमी बड़े जरीदे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम आउटसाइड जो हमारी हेल्प है उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और फिर मैं आज इसी खबर के ज़मन में कंपेयर करूंगा इवन अफ्रीका के कुछ मुल्कों से कि जो बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि बर्बाद है ज़िंदगी वहाँ पे, मगर टैक्स कलेक्शन के हवाले से हम उनसे भी पीछे हैं। तो हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं टैक्स कलेक्शन के ज़मन में हम, और फिर ये ऐसा क्यों है, यहाँ होता ये है कि जब हम किसी से कोई भी काम करने को कहते हैं तो कहते हैं वहाँ से शुरू कर लें। कराची में से डी वेपनाइज करना है तो कहते हैं नहीं जी पहले आप जो है वो डेरा इस्माइल खान से कर लें। तो टैक्स की मांगने की बात आती है तो एक प्रेशर ग्रुप कहता है कि उनसे पहले लें, और ये सिलसिला, इस पर बात करूँगा। और आखिर में अगर मौका मिला तो समी साहब, मरीम नवाज साहिबा और जो हमजा शहबाज हैं, अब जो सक्सेशन का एक खेल है उसमें एक रिपोर्ट छपी है, इसमें हम देखेंगे दिलचस्प इसमें हकायक है कि अब मरीम नवाज ज़रा थोड़ी आगे आ रही है, ख़ास तौर पे जो एक स्कैंडल वगैरह बना था या बनाया गया था हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो ये क्या है, उनके पार्टी के अंदर के लोग क्या कह रहे हैं और क्यों प्रेजेंस बढ़ती जा रही है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की, इस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करेंगे रोजनामा दुनिया की, जिसका बाकायदा आगाज हुआ है गुजरांवाला से। एक अहम कामयाबी है रोजनामा दुनिया के लिए। हमारे नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है, क्या समा है। अरसलान, कैसी आप लोगों के दरमियान पर खुशी देख रहे हैं? कराची में जब अशात का आगाज हुआ था कॉपी सुबह के टाइम खत्म हो गई थी, इवन के जो हमारे रिपोर्टर थे उनको अपने पढ़ने के लिए नहीं मिल रही थी। गुजरांवाला में कैसा माहौल है? जी, गुजरांवाला में भी कराची से मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जो है काफ़ी हज़ारों की तादाद में इशात की गई रोजनामा दुनिया की। जो और हॉकर्स जो थे, अखबार फरोश थे, उन्होंने भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ से कॉपियाँ हासिल की। लेकिन अभी तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है टाइम, अभी भी जो है अखबार फरोश यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी डिमांड ये थी, यहाँ पे जो टीम दुनिया के लोग बैठे हुए थे उनसे डिमांड ये थी कि हमें मजीद कॉपियाँ दरकार हैं, वो किसी भी तरह मुहैया की जाएँ। चूँकि हमने ऑर्डर्स बुक किए हुए थे, लोगों का यहाँ पे खासी गहमा गहमी भी रही, यहाँ पे ढोल की थाप पर जो है भंगड़ा भी डाले गए। इसी तरह हमारे जो MD हैं नवीद काशिफ, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, पूरी टीम दुनिया यहाँ पे मौजूद थी। और उन्होंने देखा यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है यहाँ पे रोजनामा दुनिया की, वो यहाँ पे जो अखबार फरोश थे उनका ये कहना था जी कि आज तक इसकी गुजरांवाला की तारीख में किसी अखबार की ऐसी ओपनिंग जो है उन्होंने नहीं देखी है। और उन्होंने इस दुआ के साथ जो है ओपनिंग की है कि जो रोजनामा दुनिया है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और यहाँ पर लोगों से बात करें, उनके लिए कैसा चेंज है, ये कैसी तब्दीली है उनके लिए वहां पर रोजनामा दुनिया की अशात, लोगों से बात करें। जी, मैं बिल्कुल यहाँ पे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की पूछते हैं कि जी रोजनामा दुनिया जो है वो आज आया है, उसने इशात का आगाज कर दिया है, आप इसको कैसे लेते हैं? ये हमें तो जो रिस्पांस मिला अखबार फरोशों की तरफ से, मैंने पर्चा सेल किया है तो वो हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा हुआ और हमने 3 दफ़ा पर्चा मंगवाया। ख्याल तो था कि चलो जो पहले में पर्चा आया 1 दफ़ा आया पूरा हो जाएगा, अब उसके बाद दूसरी दफ़ा मंगवाया, फिर तीसरी दफ़ा मंगवाया, तो फिर जाके पर्चा फिर भी लोग रह गए हैं। तो ये न्यायी साहब है हमारे, इनसे भी पूछे। जी, हमारे पास हाथ एक और मौजूद है यहाँ पर, ये बड़े पुरजोश है, पहले भी इनसे बात की थी। जी, क्या कहते हैं दुनिया रोजनामा के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब मियाँ आमिर महमूद साहब ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियाँ आमिर महमूद साहब ने इतनी अच्छा काम किया कि एक ऐसा अच्छा अखबार दिया, एक सुलझावा अखबार दिया पढ़ने वालों को हैं, और एक तोहफा दिया है। और मैं मियाँ आमिर महमूद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने गुजरांवाला में जो टीम मुंतखब की है, सीनियर और सुलझे हुए
और तजर्बा का स्टाफ। हाजी साहब, ये आपकी कथा कलामी माफ, आप ये बताइएगा कि अगर एक लाइन में कहना हो कि जी दुनिया में क्या फर्क है तो क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि एक लाइन में बस सब कुछ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ये वाम बताएंगे कि ये कैसा अखबार है। अब सुबह आप देख रहे हैं कि कैसा स्पॉन्सर मिल रहा है, कि दुनिया के अखबार फरोश क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है। एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा। अच्छा अरसलान, आप मेरी अरसलान अगर आप, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पहले नंबर पर अखबार होगा। अच्छा अरसलान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं जी। अच्छा जी। ये बताइए अरसलान, आज जो हमारी एक बड़ी स्टोरी है उसमें वो सरकारी बसों के हवाले से है जो आशिक फिरदौस अवान साहबा ने खरीदी, और उसमें थी तो वो खवातीन के लिए, लेकिन अब वो उनके इस्तेमाल में है। ये बताइए कि ये जो आपकी जो खबरें हमारी इस तरह की आ रही हैं उसके हवाले से भी बात हुई वहां पे लोगों से? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, यहाँ पे सहाफ़ी भी मौजूद थे जो दूसरे रोजनामा से थे, दूसरे चैनल्स के भी लोग थे। उनका ये कहना था कि जी पहले ही दिन जो है रोजनामा दुनिया ने जो है 3-4 स्टोरीज ब्रेक की हैं, खुसूसन एक गैस चोरी की जो यहाँ पे खबर आई है, उसके अलावा ये जो बसों की खबर सियालकोट के नुमाइंदे। चूंकि मैं आपको ये बता दूं कि समी यहाँ पे जो 18 तहसीलें हैं गुजरांवाला डिवीजन की, वो तमाम की तमाम जो है वो गुजरांवाला से यहाँ बैठकर इस ऑफिस में टीम दुनिया यहाँ से कंट्रोल करेगी। और मैंने यहाँ पे जब मैं सुबह यहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि 18 तहसीलों में जो बर वक्त अखबार की तरसील थी उसको हर तरह यकीनी बनाया गया। पूरी टीम दुनिया यहाँ पे मौजूद थी। और स्टोरीज के हवाले से यहाँ पे जो आवाम था उनका रद्द-ए-अमल ये था जी कि हमें बहुत अरसे के बाद जो है एक ऐसी खबर पढ़ने को मिली है जिसमें वाकई हकीकत थी, और जिसमें जो आम आदमी का जो मसला था, मतलब खवातीन का मसला है या आम आदमी का जो मसला है, उसको उजागर किया गया है। चूंकि आज आपको पता है कि जी बस में सफर करना जो है वो अमीर आदमी तो करता नहीं है, वो लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, खुसूसन जो कॉलेजेस जाने वाली बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो जाते हैं। और इसी तरह गैस भी जो है वो आम आदमी का जो बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का मसला है, जिनके घरों में गैस नहीं आती है। उनका ये कहना था जी कि अगर 2.5-3 करोड़ रुपए की गैस चोरी हो रही है तो हमारी वफाकी हुकूमत जो है, हमारे वुज़रा जो है वो क्या कर रहे हैं। जी, और दुनिया न्यूज़ ऐसी खबरों को हाईलाइट करता रहेगा और इंशाल्लाह ऐसे ही तरक्की की जो मनाजिल हैं वो तय होती रहेंगी। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ से भी रोजनामा दुनिया की जो बाकायदा आशात है इसका आगाज होगा। बड़ी अहम खबर लगाई है रोजनामा दुनिया ने आज, जो 12 सरकारी बसेज हैं काजी साहब जो फिरदौस आशिक अवान के हल्के में खड़ी कर दी गई। वादा किया गया था कि लड़कियों के कॉलेजेस के लिए यूज की जाएंगी। बस यही सिलसिला जारी है और हम ये देख रहे हैं कि फिर वो चूंकि हमारी बहस जो है बहुत, लोग अब ये भी कहते हैं हम समी साहब और मेरे हमारे हवाले से कि भाई आपकी जो रैंगलिंग है, मगर हमारी रैंगलिंग एक जेन्युइन होती है और हमारे जो यही है, क्योंकि हम अभी मैं जब अपनी और ये हमारी मेन खबर से जुड़ी है ना, एहतसाब बिल की जो बात। अच्छा, आप एहतसाब बिल की तरफ आते हैं, कमिंग बैक टू। जी हाँ। अभी मैं सुबह फिक्र देख रहा था जब हम स्टोरी को, हमने मेन स्टोरी बनाया आपने, तो जो हमने रिकवरीज की अभी तक, अब जो एहतसाब हुआ है यहाँ पे वो जरा गौर फरमाए। नैब, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने मिलके जो एक एस्टिमेटेड थेफ्ट जो चोरी है एक साल में 3,000 अरब रुपए की सालाना जो चोरी है, उसका 1% भी बमुश्किल हमने रिकवर किया है या नहीं किया। तो ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है। अभी एहतसाब बिल अब आने वाला है, मुस्लिम लीग नून ने उस पर ये एतराज़ कर रखा है जी कि जज होना चाहिए, कोई उसका हेड होना चाहिए। फिर इसका कट ऑफ टाइम रख दिया कि इससे पहले जो करप्शन हुई है वो बिल्कुल माफी हमारी तरफ से फारिग। 2010 सभी साहब 2010 से 2010 साल का रखा गया, 10 साल पुराने जो केसेस हैं वो दोबारा नहीं खोले जाएंगे क्योंकि वो करप्शन नहीं थी। अब 10 साल गुजरने के बाद करप्शन नहीं रही, करप्शन का जन्म उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सीरियसली कोई एफर्ट हमारी रूलिंग एलीट की तरफ से है इसको खत्म करने की। और मेरे ख्याल में ये आज मैं इस बिल के हवाले से, अगर हम कहते हैं कि इसमें कंसेंसस जरूरी है, फिर तो सारी पार्टीज आप बकौल कंसेंसस है। लेकिन मुझे आप ये बताएं आज तक इस बात से तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ खौफनाक करप्शन है, खुद इदारे कहते हैं। ठीक है, कोई एक बिग फिश मुझे बता दें जो आज तक नेट हुई हो, चाहे वो मार्शल लॉ का दौर था, चाहे वो जमहूरियत का दौर था। आज तक कोई एक आदमी जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाओ या हमें बता दें। अच्छा, ये जो आपने बात कही ना कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, ये निहायत ज़रूरी है कि जो बॉडी की आप कंपोजिशन कर रहे हैं वो इस तरह की हो कि जो मुजरम है चाहे वो कितना भी बाअसर हो उसको सजा दी जा सके। इसमें जो मुस्लिम लीग नून के या अपोजिशन के 2-3 एतराज़ात हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो सदर हैं वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के मशवरे से जो नाम आएगा उसको इसका वो बनाया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये होगा कि वज़ीर आज़म 2 नाम भेजेंगे और वो जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है वो इसको अप्रूव करेगी।
अब मुस्लिम लीग नून का ये बड़ा अच्छा एक जेन्युइन इतराज़ है कि जो इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी की कंपोजिशन है उसमें 19 जो हैं वो ट्रेजरी के मेंबर हैं, क्योंकि हुक्मरान इस वक्त जो हैं वो इत्तेहादी हैं, तो मुख्तलिफ जमातों के हिसाब से तो अपोजिशन की जो मेंबरशिप है वो सिर्फ 4 है। अब अगर स्टैंडिंग कमेटी ने उसको इलेक्ट करना है, बनाना है उसको, कमीशन का जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन है उसका सरबराह, तो वहां पर तो हुकूमत अपनी मर्जी का आदमी ले आएगी। तो फिर अगर वो अपनी मर्जी का आदमी ले आएंगे तो इसका मतलब है एहतसाब भी उनकी मर्जी का होगा। और एक और जो दूसरा नुक्ता काजी साहब इसमें जो निहायत अहम है कि वो उसकी रिमूवल कैसे होगी, यानी उसका जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए है, लेकिन इसमें जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि इसका रिमूवल ऐसे ही होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का तरीकाकार है कि अगर हटाना है किसी जज को तो उसके लिए एक आप कमीशन वो भेजते हैं, एक रेफरेंस भेजते हैं, उसका एक तरीकाकार है। क्योंकि इसमें जो अभी तक जो बिल में बात है उसको हटाया जा सकता है, उसको ये कहा गया कि मिसकंडक्ट पे उसको हटाया जा सकता है, और दूसरा अगर उसकी सेहत खराब हो तो फिर उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये बड़ा अहम मामला है कि मिसकंडक्ट पे आप किस तरह उसको हटाते हैं। देखिए ये सारी जो मुशगाफियां हैं ये बड़ा ना कंफ्यूज भी कर देती हैं लोगों को। अभी दुनिया की खबर में देख रहा था कि तौकीर सादिक साहब को पकड़ने के लिए पंजाब हाउस में छापा मारा गया किसी बड़ी शख्सियत के। बात यह है कि क्या आपकी कोई ऐसी विल है ये काम करने की? मुझे अभी कल हमारा दुनिया टीवी का पैकेज चला जिसमें सब लोग थे, मतलब नाम लिया गया, मखदूम जो हैं पीपल्स पार्टी के जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं उनका नाम आया, और बेशुमार मुने सिलाई साहब का नाम आया, और सारे लोगों को पूछा गया, अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, मगर फिर आखिर में जब सजा नहीं हुई तो फिर हमें यकीन करना चाहिए करप्शन नहीं हुई। अब देखिए वो बनेगा, ए बनेगा, सॉरी बी बनेगा, लेकिन अगर सजा नहीं मिलेगी तो जो मर्जी ऊपर करते रहे आप कुछ कहने वाले। मैं सिर्फ आखिरी सेंटेंस ये कहना चाहता हूं, इसलिए ये निहायत जरूरी है कि सरबराह कौन है, उसको हटाया कैसे जाएगा, ये तरीकाकार उसके लिए बनाना निहायत जरूरी है। इत्तेफाक राय से होना चाहिए। बहरहाल करप्शन का खात्मा अलबत्ता सजा देना जरूरी नहीं है, किसी आदमी को पकड़ना जरूरी नहीं है, ऊपर की डिटेल्स तय करना जरूरी है, असल काम नहीं करना। चलिए बहरहाल एहतसाबी अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कई साहब आपकी खबर भी यही है, लेकिन आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, मैं भी और सब हैं, कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का किस हद तक ख्याल रखा जाता है। मैं पाकिस्तान से पहले तो मैं अपने हमसाये मुल्क में चला जाऊँ, वहाँ भी इतनी कोई सूरत हाल हमसे मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पे इंडिया की में एक दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़ी सिविल सोसाइटी की नोन है, वो इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, और दूसरी है एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स। इन्होंने पहली दफ़ा एक रिपोर्ट दी है शादिया, जिसमें इन्होंने 500 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो ओवर द ईयर्स वहाँ पे लोगों के साथ, जो कश्मीर के लोग हैं जो उनके साथ वो सलूक करते रहे। अब इसमें उन्होंने जो स्प्लिट दिया है कि 214 केसेस हैं, उसमें 500 इंडिविजुअल हैं, जिसमें 235 आर्मी के लोग हैं, जिसमें 2 जर्नैल भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसमें ब्रिगेडियर्स भी हैं, कर्नल्स भी हैं, 123 पैरामिलिट्री पर्सनल हैं, और 111 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल हैं, और 31 गवर्नमेंट बैक्ड मिलिटेंट्स एसोसिएट्स हैं। अच्छा, अब ये तमाम जो उनके सरकारी लोग हैं, इस रिपोर्ट में अहम बात ये आई है कि वो ये कह रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ये कहती थी कि जी ये हो जाता है इस अमल के दौरान, ऐसा नहीं है। बड़ा वेल थॉट आउट और बड़े प्लान्ड तरीके से वहाँ पे मैसेकर किया गया, और ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा था। जिस तरह बिल्कुल कहा जाता है रहा है कि इवन रेप्स जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए इस क्वेल करने के लिए इस शोरश को, या और इसमें जो 8000 लोग डिसअपीयर हुए हैं उनमें से 6000 कब्रें मिली हैं, तो ये इतना बड़ा पहली दफ़ा बना है। और फिर जब मैंने इसमें पूरी रिपोर्ट में देखा तो इंडिपेंडेंट लोग जो उनके हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा इंडाइट किया जा सकता है अगर वहाँ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पे गौर करें, इस पे देखें और कुछ शोर हो इस पे, तो ये जो जर्नैल हैं ये ऐसे सबूत हैं इन 2 ऑर्गेनाइजेशन जो दिए हैं कि जो इन्हें इंडाइट किया जा सकता है, उन्हें सजा भी मिल सकती है, जो कि बड़ा एक मुश्किल सवाल होगी या नहीं होगी। मगर मैं ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इंडिया को बड़ा एक्सटोल करते हैं, बड़ा ये, मगर हमारे सामने जितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन साउथ एशिया में वहाँ हो रही है, उसकी मिसाल और कहीं। एक कॉलर है लाहौर से, सज्जाद। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बात ये करना चाहूंगा समीर साहब और काई साहब आपसे कि आप जोर देते हैं कि इलेक्शनों में अच्छे उम्मीदवार जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, उन्हें मुंतखब किया जाए, तो आप ये क्यों नहीं जोर देते कि
जो पार्टियां हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, वो जो टिकट देती हैं ऐसे लोगों को कि वो वाकई मेयार के ऊपर पूरे उतरते हैं, और टिकट लेने वाले लोग क्यों नहीं अच्छे मुंतखब करते। जैसे टिकट लेके लोग आते हैं वैसे ही लोगों को वोट दिया जाएगा। मसला यह है कि टिकट देने वाली पार्टियां जो हैं वो अपने नुमाइंदों को टिकट ही सही लोगों को दे, ताकि लोग यकीनी तौर पे आगे वोट लेके अच्छे ही मुंतखब होके आए। ये अवाम पर आप क्यों छोड़ते हैं, पार्टियों को क्यों नहीं पाबंद करते? ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद, आपने बड़ी एक ठीक बात की कि जिन लोगों को आपने कई दफा इस प्रोग्राम में हम कह चुके हैं कि ये की पॉइंट है, और अगर अच्छे उम्मीदवार सामने नहीं आएंगे तो अच्छे लोग कैसे मुंतखब होके जाएंगे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि काजी साहब तो इससे नहीं इत्तेफाक करते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत हद तक इसमें कामयाबी हो सकती है अगर जो पार्टी वर्कर्स हैं वो भी पार्टी मीटिंग्स के अंदर इसको पूरा रेजिस्ट करें जब किसी गलत आदमी को टिकट मिल रही हो। और उसमें एक अच्छी शुरुआत जो हुई है वो इमरान खान साहब की जानिब से, जो पार्टी इलेक्शंस का जिक्र किया उन्होंने, इससे जो एक वो वर्कर्स जो इनका जिक्र, जो जिस तरह कॉलर ने जिक्र किया, वो जो एक अवामी राय होती है अच्छे लोगों के हवाले से, वो ट्रांसलेट हो सकती है रियलिटी में अगर वर्कर्स ऐसे लोगों को पार्टी ऑफिस के लिए भी मुंतखब करें और बाद में क्यादत पर दबाव डालें। अब देखें ना, मेरी बात, ये अभी इंडिया के जितने हम पिछले स्टोरीज कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे, उसमें कॉन्विक्ट्स हैं, मर्डर्स हैं, उनको वो टिकटें देते हैं। मैं यहाँ पे कोट कर चुका हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स को कि जिसमें कहा गया कि एक पार्टी ने जब एक कातिल को जो है पार्टी में लीडरशिप दे दी और वहां बहस हुई यहाँ कैलकटा में, तो उसको उनको बताया गया भाई देखो पार्टियां प्रोफेसर या इंटेलेक्चुअल नहीं चलाते, ये लोग चलाते। ये जब से उनसर आ गया कब्जे का, भत्ते का, पैसे का, और सियासत जो एक नेक पेशा था उसको एक दौलत के असूल कर आपने रास्ता बना दिया और हर जगह बना दिया, यहाँ नहीं तो उसके बाद शरीफ आदमी को टिकट देके हारना है आपने भाई। यहाँ तो पैसे वाला चाहिए जो 50 गाड़ियां हो जिसके पास। आप जिस वक्त तक बुनियादी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं करते और आप कहते हैं जी वोट संदूकड़ी वोट आपने बना दिया जो सिस्टम, इसके जरिए लोग आ जाएंगे निथर के, तो मेरे ख्याल में ये तो जरूरत है कि इस ट्रेंड को बदला जाए। बुरे लोग भी हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं। जरूरत इस बात की है कि जो अच्छे लोगों की जो कमी है उसको उसमें इजाफा करके उनकी तादाद को बढ़ाया जाए ताकि वो चीजें सिस्टम में ट्रांसलेट होकर आ सके। समी साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शादिया, मैंने जो खबर आपको बताई थी वो एक तो अनकरा में हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे भी सदर अफगान भी तरक्की के भी। अब इसी प्रोग्राम में हमने चंद दिन पहले जिक्र किया था जब अफगान इंटेलिजेंस चीफ एक हादसे में जख्मी हुए थे बम के धमाके में कि इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आएगा। तो इनडायरेक्टली हामिद करज़ई साहब ने ये कह दिया कि ये तालिबान का काम नहीं, कोई बड़ी बिगर पावर जो है लगता है इसके पीछे है। तो ये मामला जो है इस समिट में बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं वो बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लग रहे और वो चाहते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बढ़े ताकि उससे जो इंटरनेशनली जो अपना फायदा उठाना चाहते हैं वो उसका इंडिया एक सबसे बड़ा हमें बेनिफिशियरी लगता है। या आप ये याद रखें कि पहले भी जब दोनों ममालिक नज़दीक आए थे तो बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब का मर्डर हुआ था, वो पीस काउंसिल के थे सरबराह, और अब ये अफगान इंटेलिजेंस चीफ पर हमला हुआ। तो ये एक हमें इसमें नजर आ रहा है कि एक वो भी इसका भी वो फैसला होगा। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है कैसा, वो पेरिस में हो रही है 20 से 22 तक। उसमें अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो लीडर हैं वो भी जा रहे हैं, मौलवी दिलावर एक्सपेक्टेड है कि वो जाएंगे, वो कतर में भी गए थे। और फिर काजी साहब वहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस भी होगी, गुलबद्दीन हिकमत यार का ग्रुप भी होगा, तो वहाँ पर भी ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। और जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका ने अमेरिकी कांग्रेस में एक उनकी डॉक्यूमेंट बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया भेजा, उसमें जिसके मुताबिक पहली दफ़ा 2014 में जो इनका विड्रॉल है ना उसको अफगान मफाहमती अमल से मुंसलिक किया गया है, जिसकी वजह से अब ये हमें तेज़ी नज़र आ रही है कि क्योंकि पाकिस्तान का भी यही कहना है कि यहाँ से अगर आपने विड्रॉ करना है तो आप जो मफाहमती अमल है उसको तेज करके पहले उसका सारा स्ट्रक्चर बना ले, क्योंकि फिर उस वक्त प्रॉब्लम होगी और फिर जो बहुत सारे जो खित्ते के दूसरे प्लेयर हैं वो इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ साथ जो इतलात आ रही है कैसा, वो ये है कि पहली दफा पाकिस्तान फौज के बारे में अब मगरब में ये एक फीलिंग आई है और इसका अफगान जो हुकाम है वो भी बार बार इजहार कर रहे हैं कि अब इस वक्त उन्हें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बहुत संजीदा है कि किसी तरीके से जो मफाहमती अमल है उसको किसी एक शेप दी जाए, जिसकी वजह से पहले 9 तालिबान को रिहा किया गया और अब मजीद जो तालिबान कैद में थे उनको इसलिए रिहा किया जा रहा है ताकि मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया जाए एंड दे शुड बी अलाउड टू ट्रेवल टू थर्ड कंट्री। उम्मीद है कि शायद अभी तालिबान को अनकरा में भी ये ऑफर दी जाएगी कि यानी तय किया जाएगा कि ऑफर दी जाए कि वो किसी भी मुल्क में अपना ऑफिस बना लें और इस अमल को कहते ना पहुंची वहीं खाक जहां का खबीर था, तालिबान के साथ मिलकर हुकूमत करेगा अमेरिका बहादुर वहां पे जिनके खिलाफ लड़ते रहे और जितना ड्रामा था। बहरहाल मेरे पास एक खबर है,
और वो है टैक्स रेवेन्यू के हवाले से। अभी इसको मैं इसी सवाल से जोड़ूंगा जो हमारे एक नाज़र ने अभी किया था। शाजिया, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो कोलैप्स कर गए। 9.1% है जीडीपी का जो टोटल हम टैक्स इकट्ठा कर पाते हैं। अब मैं कुछ आपको फिगर्स देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में तकरीबन 26% है उसकी जीडीपी का टैक्स उसका जो है। तुर्की में तकरीबन ये 20% बनता है। इंडिया में 16% बनता है। थाईलैंड में हमसे ज़्यादा है, 16% है। इजिप्ट हमसे बेहतर है। और यानी हकीकत तो ये है कि इथियोपिया भी हमसे जो जीडीपी रेशो है उसकी बेहतर है। मैं अभी इस पे बात करता हूँ। 7,58,000 लोग टैक्स देते हैं। ये 7,58,000 लोग पिछले 3 सालों में इनमें से सिर्फ 2,70,000 लोगों ने टैक्स दिया है, मगर टोटल ये अब बनते हैं। और अब ये एक टैक्स एमनेस्टी दे रहे हैं 3.8 मिलियन लोगों को। इस हवाले से 2 किस्म की राह है। मगर सवाल क्या है? सवाल शाजिया ये है कि ये रिपोर्ट ये भी लिखती है कि जब हम टेक्सटाइल लॉबी से कहते हैं आप दें, तो वो कहते हैं कि ये अर्बन जेंट्री से ले लें। ट्रेडर्स को कहते हैं वो एग्रीकल्चर वालों से टैक्स ले लो। जिसको हम टैक्स देने के लिए कहते हैं वो दूसरी की तरफ इशारा कर देते हैं। अब बात क्या है? अभी थोड़ी देर पहले समी साहब और हमारे साथी ने बात की थी। यही लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। यही लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। ये टैक्स नहीं देते, अरब हार रुपया यहां से कमा के कैसी जिंदगी शहजादों वाली और बादशाहों वाली बसर कर रहे हैं और चंद पैनी टैक्स नहीं देते। तो अब आप ये बताएं कि जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करते तो इनके चुंगल से सियासत को आजाद नहीं किसी तरह से। अब तरीका कोई भी हो सकता है भाई, मगर एक बात तो समी साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे ना, जब तक सियासत इनके कब्जे में है, जो अपना टैक्स देने को तैयार नहीं है लोग, तो वो इलेक्ट होकर आपके लिए कौन सी लेजिस्लेशन करेंगे? फिर वो अंदर जब जाएंगे ना शाजिया, फिर वो लॉबीज होगी, टेक्सटाइल की लॉबी होगी, कोई गैस चोरों की लॉबी होगी, और ये हम ये सुन रहे हैं फिर जाके इस तरीके से। इसीलिए मैं समझता हूं कि जरूरत है किसी एक दुरुस्त डेमोक्रेसी की क़याम की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। समी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शादिया, मैं वैसे तो मैं सियासी खबर डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बस कंप्लीट कर दूं जो मैं वो इंटरनेशनल एक सिनेरियो पेंट कर रहे थे। उसमें कई साहब एक और डेवलपमेंट जो पिछले दिनों हुई है वो ये कि एक दौरा ईरान करना था सदर जरदारी साहब ने, और ख़बर ये थी वहाँ पर कि वो जो फाइनेंसिंग होनी है पाक ईरान गैस प्रोजेक्ट की, उसके पर दस्तखत होने थे, लेकिन वो सदर साहब ने स्किप किया और सीधे वो बरतानिया चले गए और अब फ्रांस में है। वजारत खारजा के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी ये इसलिए ड्रॉप हुआ कि वो जो एग्रीमेंट था अभी उस पर कागजात मुकम्मल नहीं थे, अभी वो उसका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं था। लेकिन कुछ बाखबर लोग ये बताते हैं कि ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो कुछ ताकतें उन्हें ख़राब करने की कोशिश करती हैं। तो क्योंकि ईरान के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो गालबन पाकिस्तान के लिए यहाँ की जो रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक एक बड़ी डेवलपमेंट थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उस पर ब्रेक थोड़ा डालने के लिए एक तो ये हुआ है कि अमेरिका ने कहा है कि दियामर भाषा टाइम के लिए हम आपको $200 मिलियन एनुअली देंगे। दूसरा जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये दौरा थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, दे वांट टू सी कि अगर हमें वो मिल जाए, अगरचे $200 मिलियन अमाउंट कम है लेकिन अमेरिका से आ जाए तो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि दूसरे जो इदारे हैं वहां से फंडिंग लेना आसान हो जाएगी, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी को एक समझा जाएगा कि अप्रूव्ड है। इसके साथ जो एक और बात हुई है वो 7 दिसंबर को पाकिस्तान और ईरान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होनी थी, पहले पोस्टपोन की गई थी, लेकिन अभी भी मैंने कोशिश करता रहा हूं उसकी उनकी कुछ तारीखों का मुझे इल्म नहीं हो सका। तो बेसिकली सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सही है कि हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी यहाँ की रियलिटीज के मुताबिक नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ उनके मफाद की तरफ जाएंगे, हमें नाराज कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होगी, इसको जरूर इनको नजरसानी करनी चाहिए और जो हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ सियासी खबर पर। कैसा पीटीआई ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने वाले हैं, पहले लाहौर जाएंगे, फिर वो लिया और मुजफ्फरगढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे,
और उनका कहना यह है खान साहब का कि हम बता देंगे ये जो हम अवामी राब्ता मुहिम है उसमें कि लोग कितनी पजीराई करते हैं, सारे यूथ हमारे साथ है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में जो फतह है उसका जश्न मना रही है और जीत के नशे में अभी तक मैसेज ये दे रही है कि ये आने वाले जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे और उन्होंने कहा कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे और वर्कर से कहा है कि वो कामयाब हो जाएं। अब इस सारे मामले में जो हुकूमती ताद है वो थोड़ा हमें परेशानी का शिकार नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये कहना था कि जनाब आप भी तीर पर इंतखाब लड़ेंगे, तो काफ लीग ये चाह रही है कि हमें इंतखाबी निशान अलहदा मिल जाए। हाँ। तो देखते हैं इसका क्या होता है। और दूसरा वर्कर्स की जानिब से डिमांड बहुत जोर पकड़ती जा रही है कि वो जो ज्याला कहीं से निकल के अचानक आ गया मियां मंजूर भट्टू, उसको हटा के किसी पार्टी के बंदे को पार्टी का सरबराह बनाया जाए। जी कई साहब हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं शाजिया ये जैकबाबाद की खबर है, इसमें मैं इसको ना वर्बैटम इसका तर्जमा कर देता हूँ। जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा था कि वो एक फ्लड विक्टिम मुजाहरा क्या कह रहा है कि ना ही हमको सैलाब ने बख्शा और ना ही हमारा लैंडलॉर्ड में बख्श रहा है। वो हमें कहते हैं कि हमें वो पैसे दो जो हमने फसलों की बिजाई पर खर्च किए थे, अब हम क्या करें, वो फसलें जो हैं वो तो बर्बाद हो गई। एक कहानी तो यहाँ से शुरू हो रही मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि तकलीफ़ की कहानी, तकलीफ़देह कहानी लंबी होती है। ये जैकबाबाद की बहुत सी यूनियन काउंसिल्स हैं, इसमें हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। शाजिया अभी तक वहाँ पानी खड़ा है, अब उसमें जो अब आगे की बात है, पहले जो बर्बादी होगी वो तो होगी, अब आइंदा भी वहाँ फसलें नहीं बीज सकेंगे। और बहुत से लोग अब जो वहाँ ये लैंड पे काम कर रहे थे, जैसे आप जो एग्रीकल्चर मजदूर कह लें, अब वो कहीं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं, कोई और जगह ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे जो खुराक मिल रही है, अभी तक मैं पढ़ रहा था कि वो सेव द चिल्ड्रन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके दे रही है लोगों को थैले, और हुकूमत वहाँ पे नहीं। और फिर उसमें एक और तकलीफ के बाद जो वतन कार्ड की बात हुई थी, तो चूंकि सैलाब में सब कुछ लोगों का बह गया, अव्वल तो गरीब आदमी के पास ID कार्ड होता ही नहीं ना, उसने दफ्तर देखा होता है कहाँ पे है, और अगर किसी का था भी तो वो बह गया और वो उनको नहीं मिले वतन कार्ड। अगर हमारे साथ है जैकबाबाद से तो जी हाँ, MD इमरानी हमारे साथ है लाइन पे। जी इमरानी बताएगा कि हम सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार के बारे में बात कर रहे हैं, जैकबाबाद की सूरत हाल क्या इस वक्त उन लोगों की वहाँ पर? जैकबाबाद की सूरत हाल जो अगर देखी जाए तो इंसान की दिल दिमाग घूम जाएंगे, ऐसी हालात चारों एतराफ लगी हुई है। जैकबाबाद हेडक्वार्टर शहर हो या उनकी बाकी तहसीलें, गढ़ी हो या ठुल हो, 40 यूनियन काउंसिलों में इस वक्त भी आज 20 से 25 यूनियन काउंसिलें में 2 से 3 फुट पानी अवेलेबल है, ये गंदा पानी सैलाबी, जिसके निकालने के लिए हुक्मरानों ने कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई तो नहीं की, ना ही सिर्फ कभी मुड़ के भी देखा है। पब्लिक का इंहिसार सिर्फ उस मीडिया तक पहुंच चुका है, जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो थोड़ा बहुत उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट कर रही है, वरना कुछ भी नहीं। इस सर्दियों के मौसम में लोग खुले आसमान पे जिंदगी गुजार रहे हैं, ना ही उनके पास रहने के लिए बाकी घर बचे, ना कोई टेंट है उनके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बहुत से इलाकों में अभी तक पानी खड़ा है, बहुत शुक्रिया आपका। ये अब कितना वक्त गुजर गया और ये जो है हमारी अवाम और जमहूर की हालत ज़ार है, और ये 2010 वाले भी हैं, उस बाद में भी शामिल हो गए और अभी तक ये वही बैठे, वैसे खड़े। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अफसोसनाक बात यह है कि जैकबाबाद में सिंध का इलाका है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो अवाम की ताकत की बात करती है, और वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि मैं एक बड़ा जाला हूँ और वज़ीर आज़म हूँ, और कायम अली शाह साहब भी पुराने पीपल्स पार्टी के, भुट्टो साहब के जमाने के वो पीपल्स पार्टी में है। ये मंजूर भट्टू साहब की पार्टी है, शर्जील मेमन साहब की पार्टी है, रहमान मलिक साहब की, बड़ा अफसोसनाक है, उनको जरूर इस पर करनी चाहिए। अच्छा शाजिया, मैं एक ये स्टोरी देना चाह रहा हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं हमारे पास, उसके मुताबिक ये है कि नवंबर के महीने में जो पेट्रोल का जो एस्टिमेट था ना कि कितना वो होगा खर्च, ये ख्याल था कि तकरीबन 2,74,000 टन वो होगा, लेकिन उसमें 3.8% उसकी कंजम्पशन में कमी हुई है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसकी जो कंजम्पशन है उसमें भी 2.7 कमी हुई है। फर्नेस ऑयल में भी कमी हुई है, जिसको जो मईशत के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि इनकी कीमतों में इजाफा हो, लोगों ने इसलिए इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन एक बड़ा जो वो बता रहे हैं उसकी ये भी वजह हो सकती है कि जो हमारे यहाँ जो सनती एक्टिविटी है, जो हमारे यहाँ ग्रोथ है, उसमें भी कमी हुई है। अब ये जो ट्रांसलेट होगा जब साल का एंड होगा, जब डाटा पूरा मुरतब होगा, लेकिन ये कोई हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। सिर्फ मट्टी का जो तेल है उसकी कंजम्पशन में तकरीबन 33% इजाफा हुआ है, और उसकी वजह गालबन ये है कि लोग गैस नहीं मिली और लोग ज़्यादातर कैरोसिन ऑयल पर खाने पकाने के लिए वो देते हैं। तो ये एक ऐसा फिगर है जिससे ये नज़र आ रहा है सामने
कि जो हमारी जो एक मईशत है उस पर वो सुस्त रवि का शिकार है, और अगर मईशत सुस्त है तो फिर तो मामला और भी मजीद बिगड़ेगा, जो हम रोजाना देखिए। ये समी साहब ठीक कहते हैं, एक तो रन अवे इन्फ्लेशन है, दूसरी बात ये जो फिगर्स आए हैं वो इस वजह से है कि आपकी जो है इंडस्ट्री बिजली ना होने की वजह से पहले ही बैठ रही है, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती चली जा रही है और बेरोजगारी भी है। तो फिर जाहिर है जब आपके यहाँ कंजम्पशन नहीं होगी, और चूंकि हम इम्पोर्ट करके ये जो जराए कुछ जराए पैदावार से जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जब आगे इस्तेमाल नहीं होने, फैक्ट्रियां वैसे जो है वो गैस के इंतजार में बंद पड़ी हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, अगर हम इसका गुज़श्ता साल नवंबर से मुवाजना करें ना, तो ये उससे बहुत कम है, यानी उससे भी ये कम है। तो इससे लग रहा है कि मामला जो है वो अच्छा। एक और खबर मैं बयान करना चाहता, जंगलात वाली वो जो खबर डिस्कस की थी, जंगलात वाली खबर वो हमने एक दी थी कि जो जंगल हैं वो खानेवाल के नजदीक काट लिए गए। तो वो DGPR साहब ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया, उन्होंने कॉल भी की, उन्होंने कहा कि एक तो हम जिन लोगों ने दुनिया की टीम के साथ ज्यादती की, बड़ा उसको हम डिनाउंस करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और वो जो ऑफिशियल्स हैं उस इलाके में फॉरेस्ट के सारे, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और इसके साथ वो जो हमने जिक्र किया था मियां गफ्फार साहब की जो प्रपोजल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी थी मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक वेलकम चीज है और हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से करें। और अब एक आखिरी खबर शाजिया मैं जरूर बयान करना चाहता हूँ, भले टाइम कम है। T20 का कल फाइनल था, वहां पर काई साहब मैं गया और हमने अपने मेरे बच्चे मेरे साथ थे, तो हमने जो इनक्लोजर है आम उसमें बैठकर देखा। इमरान खान और मियां दाद इनक्लोजर का नाम था। बज़ाहिर तो स्क्रीन पे बहुत प्रोग्राम इवेंट भी बड़ा अच्छा था, मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, फुल हाउस था, 32-35 हजार लोग थे। हदीका क्यानी ने गाना भी बड़ा अच्छा गाया और एक और भी ग्रुप था सिखों का, उन्होंने भी बड़ा अच्छा गाया। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं जहां पे आम लोग बैठे हुए थे वहां पर क्या सूरत हाल थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे 1 साल से यहां पर सफाई नहीं की गई। कुर्सियों के ऊपर अगर आप एक दफा बैठ जाएं तो उसके बाद वो जो कपड़े हैं आपके पहनने के काबिल ही नहीं रहते थे वो, और इतना ज्यादा सारा वक्त में हम लोग बैठे रहे तो एक स्मेल आ रही थी। ये वो चीजें जो स्क्रीन पे नजर नहीं आती, स्क्रीन पे मैच तो आप ये कह रहे हैं कि जहां पे जमूर बैठी हुई थी या वहां थी सब, जहां पर आवाम थी। मैं ये जो ज़का अशरफ साहब आए, खोसा साहब आए और बड़े सारे ऑफिशियल, बड़ी हर चीज, वहां पर आम आदमी जहां बैठा हुआ था वो, मैं क्योंकि खुद हम लोग ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वहां पर मैं गया क्योंकि मैं अपने बच्चों को न्यूयॉर्क में यांकी स्टेडियम में भी मैच दिखाता रहा, तो मैंने कहा चले आए आप आज पाकिस्तान का मैच दिखाते हैं। उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इतनी स्मेल आ रही थी वहां पे, इस कदर बुरा वो था। अगर इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं ये पीसीबी वाले, लोगों को तफरीह के मौके अच्छे अगर चंद लोगों को लगा के ये T20 टूर्नामेंट अगर आया, वैसे ही नहीं क्रिकेट होती यहाँ पे, तो कम से कम उसको सफाई करवा दे। अब यकीन करें गंद जमा हुआ था वहां पर उसके ऊपर, और पता नहीं वो कौन लोग वहां पर इजाजत देते हैं कि इतना गंद भी वो डाल दें। बड़ी वो बुरी सूरत हाल थी। मेरा ख्याल है इस पर भी अगर तवज्जो करें पीसीबी वाले तो शायद लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट। असल में जमहूर और आम आदमी वहीं बैठा हुआ है सभी साहब, जहां इसको बिठा के रखा हुआ है उन्होंने, चाहे वो जैकबाबाद हो, चाहे वो गरीब आदमी मैच देखने जा रहा हो। ये जो क्लास डिवीजन है बड़ी खौफनाक। वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो हम इधर उनकी बातें सुन रहे थे, खोसा साहब की भी और वो पीसीबी के जो हैं ज़का अशरफ साहब भी। अवाम की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, और अवाम वो गंद में नीचे बैठे, वो ही बता सकता है जो वहां जाकर मैच देख के आता है। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए अब हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।